नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने पीटी प्रोग्राम के तहत उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 10 है और इसमें जो टॉपिक है वो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, मुस्लिम लीग एवं गांधी के प्रारंभिक आंदोलन। आज हम इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ से आगे क्या बनने की संभावना है प्रश्न, उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल आगा खान, नवाब समी उल्लाह खान। आप लोग को 10 सेकेंड है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। और कल तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया था, बहुत अच्छा, इसी तरीके से करते रहिए। इससे ये लगता है कि आप लोग बने हुए हैं और इंटरेस्ट के साथ वीडियो देख रहे हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, इसमें जिन लोगों ने डी बताया वो एकदम सही है। और ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में। अब देखिए, आपको ये तारीख भी याद रखनी है कि दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो आपको याद रखना है कि 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। मतलब जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, वही इसके संस्थापक थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यदि संस्थापक की बात करें तो सलीमुल्लाह को ही लगाना है। इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, तो लखनऊ में था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खां थे। देखिए, संस्थापक सलीमुल्लाह खां, मुख्यालय लखनऊ, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। और अगर इसका उद्देश्य देखा जाए कि मुस्लिम लीग, भाई कोई संस्था यदि गठित होती है, गठन होता है, तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका क्या उद्देश्य था, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था पहला उद्देश्य, और मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। ये जो इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। तो आप इसको भी देख लें। फिर मुस्लिम लीग की एक शाखा 1908 में लंदन में सैयद अमीर अली द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पूछ सकता है कि लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना, एक शाखा की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1908 में किसके द्वारा हुई थी, तो सैयद अमीर अली के द्वारा हुई थी। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो अब मुस्लिम लीग से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको एक जगह मिल गया है। अब इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जा सकता है एग्जाम में, और अगर इससे कुछ पूछा भी जाएगा तो आप करने में सफल रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार आता है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। और आप लोग कमेंट में एक चीज़ और बताइए कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम क्या है? उसका एक बहुत लोकप्रिय नाम है, तो उस नाम को भी आप लोग कमेंट बॉक्स करके हमको जल्दी से कमेंट में बताइए। दूसरे का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर भी बताया है वो एकदम सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हुई है। और इसमें थोड़ा सा व्याख्या देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, देखिए
उसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो यदि मार्ले मिंटो सुधार आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1909 का ही अधिनियम है। का भारतीय परिषद अधिनियम का सबसे बुरा पक्ष मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना था। मतलब अगर देखा जाए तो सरकार के स्तर पर जो सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया था वो इसी एक्ट के माध्यम से बोया गया था, और इसमें सबसे पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, जो बाद में ये बढ़ करके आप 1919 और 1935 के जब अधिनियम में जाएंगे तो वहाँ आप इसका और विस्तार देखेंगे। उसमें ईसाई भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, तो और लोग भी उसमें आ जाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार को लेकर गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ये गांधी जी का कथन है, और गांधी जी को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, और सही बात है कि अगर हिंदू मुस्लिम एक होकर के चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ते तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता, और हो सकता है कि आज़ादी भी हमको थोड़ा पहले मिल जाती। तो कहीं न कहीं जो थोड़ा सा लेट हुआ, प्रक्रियागत लेट हुआ, फिर हमारा एक जो विभाजन हुआ, तो उन सबों का अगर मूल देखा जाए, जड़ देखा जाए, तो यही वो एक्ट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अपने तीसरे प्रश्न पे आइए आप लोग। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था। जल्दी से आप लोग बताइए। अभी मैंने पीछे बताया है 1909, 1916, 1931, 1932, और ये आप लोगों का सडन टेस्ट है कि आप लोग पीछे व्याख्या पे कितना ध्यान दे रहे हैं। जल्दी से आप लोग बताइए, और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग बहुत केयरफुल होकर पढ़ रहे हैं, गलत तो किसी का नहीं होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट करिए। बताइए, प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई थी कांग्रेस के द्वारा। स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, और यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। और जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। देखिए यहां ध्यान देखना है कि कह रहा कि कांग्रेस ने, ना कि ब्रिटिश सरकार ने, मतलब यहाँ की सरकार नहीं, कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग हमको विश्वास है 1909 बताए होंगे, जिनका गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था 1916। और आप सभी लखनऊ समझौते को जानते होंगे। 1916 में हुए लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। ये जो 1909 में ये जो व्यवस्था की गई, तो इसको जो है कांग्रेस नहीं मानती थी, लेकिन 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ तो वहाँ कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना था। तो इसी वजह से इन लोगों ने स्वीकार किया। हालांकि इसको लेकर के बहुत से राजनीतिज्ञों ने उस समय विरोध भी जताया था, लेकिन बहरहाल ये हो ही गया। वर्ष 1916 से 1922 तक, देखिए ये समय याद कि 16 में समझौता होता है, लखनऊ समझौता, और 1922 तक दोनों समझौतों के अनुकूल कार्य भी करते रहे। मतलब अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 से 1922 तक का जो काल था, एक तरीके से हनीमून पीरियड था, मतलब अच्छा संबंध था उस समय, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। तो आपको ध्यान देना है, और स्टेटमेंट को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखिए बहुत होता है कि बहुत लोग जानते तो सब हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट को बहुत केयरफुल होकर नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं और गलत हो जाता है। तो आपको भी परीक्षा में इसका ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तिलक। जल्दी से बताइए कि होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था?
होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? और इसमें जिन लोगों ने ए बताया वो एकदम सही है, एनी बेसेंट। और आइए इसकी व्याख्या आप लोग देखिए। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। भले ही होम रूल की स्थापना पहले तिलक द्वारा की गई। देखिए यहाँ प्रारंभ और स्थापना का ध्यान रखना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये, और जनरली आप लोग कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। देखिए अगर आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ पूछे तो प्रारंभ एनी बेसेंट द्वारा हुआ था। अगर स्थापना पूछे तो स्थापना जो है वो तिलक के द्वारा की गई थी। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो होम रूल लीग आंदोलन था तो उसको लेकर के दो पर्सनालिटी लीड कर रहे थे। एक तिलक थे, तिलक की अपनी होम रूल थी और एनी बेसेंट का अपना होम रूल था। तो ये दोनों लोगों ने इस संस्था का गठन किया और जिनका अलग अलग कार्य क्षेत्र था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर प्रारंभ करने की बात पूछे तो एनी बेसेंट द्वारा पहले प्रारंभ किया था। हाँ, स्थापना भले ही तिलक ने पहले कर दी थी, लेकिन वो आंदोलन को प्रारंभ नहीं किए थे। संस्था तो बना लिए थे, लेकिन वो आंदोलन अगर प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो वो एनी बेसेंट को जाता है। और थोड़ा सा दोनों लोग के होम रूल के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो तिलक का होम रूल था, देखिए स्थापना कब है? 1916, और ये अप्रैल महीने में है। इसका ध्यान रखना है कि तिलक के होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जोसेफ बैप्टिस्टा है। कौन है अध्यक्ष? तो जोसेफ बैप्टिस्टा है। और सचिव कौन है? एनसी केलकर है। ये ध्यान देना है कि अप्रैल 1916 जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर। अगर इनका क्षेत्र देखा जाए कि तिलक का क्षेत्र कहाँ कहाँ था, ये होम रूल लीग जो है तो वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, और देखिए महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी नहीं था। अगर ये आए कि मुंबई को छोड़कर, मुंबई जो शहर है उसको छोड़ करके तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था वो पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था, लेकिन बम्बई में नहीं था। तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर मध्य प्रांत में था और बरार में था। तो ये जो क्षेत्र थे ये तिलक यहाँ सक्रिय थे। और अगर एनी बेसेंट के होम रूल लीग की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? यहाँ देखिए सितंबर 1916, मतलब स्थापना अप्रैल तिलक की पहले होती है, बाद में सितंबर 16 में ये करती हैं। मैंने पीछे ही बताया कि स्थापना जो है वो तिलक ने किया था, लेकिन प्रारंभ एनी बेसेंट ने किया था। तो अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है स्थापना किसने की थी, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, और मेरा पूरा विश्वास है कि अब आप कंफ्यूज होंगे भी नहीं। फिर इसके सचिव कौन थे? हैं जॉर्ज अरुणडेल। और क्षेत्र, निजी क्षेत्रों में तिलक की होम रूल सोसाइटी कार्यरत थी। जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में। मतलब अगर एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था वो कहाँ प्रभावी था? तो जहाँ तिलक का जो होम रूल था जहाँ वो था वहाँ ये नहीं थे। मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार, यहाँ अगर तिलक थे तो यहाँ एनी बेसेंट नहीं थी, और बाकी शेष पूरे भारत में एनी बेसेंट थी। तो अगर आपसे अगली बार पूछे कि किसका क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा था, होम रूल लीग का, कि एनी बेसेंट का, कि तिलक का। तो आप लोग इसको कमेंट करके हमको बताइएगा। तो ये पूरा होम रूल लीग के बारे में हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। देखिए एनी बेसेंट के बारे में ये प्रश्न है। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है। आप लोग जल्दी से बताइए एनी बेसेंट के बारे में जो कथन है कौन कौन से सही हैं। जल्दी से आप लोग बताइए 5 नंबर को।
और कमेंट करते रहिए आप सभी लोग। चलिए, इसमें जिन लोगों ने सी बताया वो एकदम सही है, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ये तो एकदम सही बात है, इसको आप लोगों ने पीछे ही देखा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका ये नहीं थी। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी, एकदम सही है, वो अध्यक्ष रही हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। तो वही यहाँ व्याख्या कि एनी बेसेंट कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में उसको बहुत डिटेल से बताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सही सही बताएंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो कब बनी थी और वो शहर कहाँ था, किस शहर में वो अध्यक्षता करी थी। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में, देखिए समय याद रखिएगा, अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। हालांकि ये पीछे भी वीडियो में बताया जा चुका है, तो आप लोग को तो आज सहजता महसूस हो रही होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग बताइए, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए 6 नंबर का। उन्नीस 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो इसमें जो लोग इसका उत्तर ए बता रहे हैं वो एकदम सही हैं। इसका उत्तर होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देख लें। देखिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया। ये फैक्ट मैंने पीछे भी बताया है, तो आपको पता ही है। अप्रैल, देखिए अप्रैल 1920 में होता क्या है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग ने गांधी जी को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। मतलब इसमें अध्यक्षता बदलती रहती है। तो 1920 में क्या हुआ, गांधी जी इसके लिए अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और गांधी जी ने ही इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसका ध्यान रखिए। अब आगे ये पूछ सकता है आपसे कि किसने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था? तो किसने रखा था? गांधी जी ने रखा था, इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आप सभी लोग इसको बता रहे होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। जल्दी से आप लोग बताइए। और ये तो सभी को पता होगा, सभी लोग मुस्कुरा रहे होंगे। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है, इंडियन ओपिनियन। देखिए, मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको हम यहाँ उलझाएं। और ये सब जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये वैसे भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस द्वारा ही पूछे गए हैं और प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो हम थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे और व्याख्या में इसको और स्पष्ट करेंगे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। मतलब दक्षिण अफ्रीका में, और यह अखबार, देखिए इसका ध्यान रखना कि यह अखबार जो है वो गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये पूछ लेगा, चार भाषाएं दे देगा और इसी में से समझ के तमिल को हटा के तेलुगु लिख देगा और पूछ लेगा कि कौन इसमें नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि भाई गांधी जी गुजरात के थे तो गुजराती है ही है, वो हिंदी की वकालत करते तो हिंदी है, अंग्रेजी चूंकि बैरिस्टर थे तो अंग्रेजी उनको आती थी, ऐसे ट्रिक से याद करिए तो अंग्रेजी होगा। और एक साउथ की, तो साउथ की सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा है वो तमिल है, तो तमिल को उठा लीजिए। तो ऐसे याद करिएगा तो भूलिएगा नहीं। तो इसका बहुत ध्यान रखना कि गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि इसके जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे, तो प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, कैसा लग रहा है क्लास और क्वेश्चन कैसा है आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 8 नंबर, यम के गांधी मोहन चंद्र महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। इसमें कहा जा रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बताइए आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि गांधी जी ने सबसे पहली बार कांग्रेस से किस अधिवेशन में भाग लिया था? जल्दी से आप लोग बताइए। और जिन लोगों ने इसका उत्तर भी बताया है वो एकदम सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1901। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। मतलब ये जो 1901 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। और आप लोग का ये होमवर्क है, आप सभी का ये होमवर्क है कि आप लोग को बताना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको तो पता चल गया कि 1901 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये जो 1901 का अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, हम जरूर देखेंगे। फिर गांधी जी ने 24 वर्ष की उम्र में, देखिए ये भी ध्यान दीजिए कि 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। एवं 21 वर्ष रहने के बाद जनवरी 1915 में भारत लौटे। देखिए इसमें सब बहुत महत्वपूर्ण है कि 24 वर्ष की आयु में गए थे, कब गए थे? 1893 में गए थे। किसका मुकदमा लड़ने गए थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। गए तो थे वो 1 वर्ष के लिए, लेकिन वहाँ चूंकि इतना अव्यवस्था थी या फिर उन्होंने एक दूसरी ही धारा पकड़ ली। गए थे तो बैरिस्टर बन के मुकदमा सॉल्व करने, लेकिन जब वहाँ की स्थिति को देखा और इनके साथ कुछ अमानवीय व्यवहार भी हुआ ट्रेन वाला, आप सभी जान ही रहे होंगे, तो इनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ। तो 1 वर्ष की बजाय ये वहाँ दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रह गए और फिर जनवरी 1915 में ये भारत लौटे। फिर गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आप लोग का एक होमवर्क और भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, आप लोग बताइएगा इसको कमेंट में, क्योंकि हो सकता है कि वहां से भी प्रश्न पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, कहाँ था? तो भारत में था। अगर भारत में पूछे कि भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ है, चंपारण सत्याग्रह। समय कब है? 1917। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा सा और आगे देखिए इसमें। हाँ चलिए ठीक है, अब इसमें और देखिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन। आपको इसका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ है और उसके बाद कौन सा हुआ, ऐसे चारों को अरेंज करना है। और इसमें ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सेट नहीं कर पाया है, जो चूंकि ये कमीशन का पूछा गया प्रश्न है तो मैंने वैसे ही ले लिया, लेकिन इसको टिपिकल बनाया जा सकता था।
अब इसमें तो कोई एक जान रहा होगा कि सबसे पहला चंपारण है, तो आप सभी लोगों ने इसका उत्तर जो है वो बी कर दिया होगा। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए चंपारण कब होता है? 1917 में। अभी मैंने पीछे ही बताया है, लेकिन ये दोनों में ध्यान देना। आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? अहमदाबाद और खेड़ा। तो ये ध्यान देना है कि चंपारण के बाद जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है वो होता है, और उसका समय कब है? फरवरी मार्च में। मतलब फरवरी में ही शुरू हो जाता है और ये मार्च तक चलता है 1918। और खेड़ा जो आंदोलन वो मार्च में शुरू होता है। तो 1 फरवरी में शुरू होता है, 1 मार्च में शुरू होता है, इतना ही अंतर है। और इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि चंपारण के बाद अहमदा मिल है, उसके बाद खेड़ा। और असहयोग तो आप लोग जानते हैं कि वो ये जो है 20-22 के दौरान हुआ था ये मूवमेंट। तो ये इसका व्याख्या हो गया। चलिए आप लोग अगले प्रश्न को देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, उपयुक्त सभी से। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। और ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधी जी किनसे प्रभावित थे? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से या उपयुक्त सभी से। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट करके। 10 नंबर जल्दी से बताएं। और इसमें जो है सभी होगा इसका उत्तर। गांधी जी रस्किन से भी प्रभावित थे, थोरो से भी, टॉल्स्टॉय से भी। और थोड़ा सा इसका व्याख्या देखिए। गांधी जी को थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा मिली है। देखिए ये ध्यान देखना है कि अगर थोरो से प्रभावित थे गांधी जी, तो थोरो से उन्होंने क्या लिया? तो सविनय अवज्ञा। और कर बंदी की प्रेरणा किससे मिली थी? तो थोरो से मिली थी। और अब आपका अगला प्रश्न जो है वो यहीं से आएगा कि थोरो से गांधी जी ने क्या सीखा? तो सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा मिली। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। मतलब गांधी जी खुद बहुत शारीरिक परिश्रम करते थे, वो अपने आश्रम में लोगों को प्रेरित भी करते थे। तो वो किससे सीखा था उन्होंने? तो वो रस्किन से सीखा था। और टॉल्स्टॉय का प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक सहयोग का आधार बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अहिंसक असहयोग की जो बात उन्होंने की है उसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी? तो उसकी प्रेरणा उन्होंने टॉल्स्टॉय से मिली थी। और वो कौन सा उनका जो कथन था कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए मैंने प्रश्न भले आसान लिया, लेकिन ये जो व्याख्या है इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो है आपका अगला प्रश्न जो है वो यहीं से बनेगा। तो आप थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने क्या लिया है इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिए। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े, इसका पीडीएफ हम वहां डलवा देंगे, तो आप वहां से भी रिवीजन करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? बताइए जल्दी से। एक बार मैं फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट, ये एक पुस्तक है, प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सबसे पहला स्टेटमेंट, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। आपको बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है कि सभी सही हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है। और अनटू दिस लास्ट किसकी पुस्तक है ये भी आप बताइए। कमेंट में ये भी आप लोग बताइएगा कि किसकी पुस्तक है, जल्दी से आप लोग बताइए।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। देखिए ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया है। थोड़ी सी व्याख्या देखें कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी, जिससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो ये व्याख्या है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग इसका उत्तर। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। देखिए स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो उत्तर गलत कर देंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया वो एकदम सही है, क्योंकि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, एकदम सही है। लेकिन महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, मतलब वो इस आंदोलन में वहां से शरीर नहीं थे, हालांकि इन्होंने इसका जो है समर्थन किया था। तो यहां अगर प्रत्यक्ष आ जाएगा तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध त्रावणकोर, वर्तमान केरल राज्य का एक भाग, में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ जिसे वायकोम सत्याग्रह नाम दिया गया। देखिए इसका समय कब है? 1924 से 25। स्थान कहाँ है? तो केरल। तो ये सब ध्यान देना है कि समय कब है और स्थान कहाँ है। गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, किंतु उन्होंने इसका समर्थन दिया था। मतलब वही है कि इन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसका समर्थन किया था। तो ये इसकी व्याख्या है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और परीक्षा में भी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ करके आपको उत्तर देना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, दोनों चीजें हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए। चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? जल्दी से आप लोग बताइए। और इसमें जो भी इसका उत्तर सी बता रहे हैं माउंटबेटन, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखिए। देखिए माउंटबेटन ने कहा था जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। मतलब गांधी जी के बारे में माउंटबेटन ने ये चीज कहा था और इसीलिए इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा। अब गांधी जी को किसने क्या कहा, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, बहुत पूछता है। तो अगर पूछे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और कब कहा था ये आप मुझे बताएंगे कि टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कब कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। और विंस्टन चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, बहुत बार पूछा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी के कुछ प्रमुख कथन भी हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि गांधी जी कहते हैं कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। मतलब गांधी जी, तो आपको पता होगा कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। तो जब ऐसा कुछ है जहां साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात हो, तो आप समझ लीजिए कि गांधी जी का ही कथन है। और इसलिए मैंने यहाँ दिखाया भी है कि गांधी जी कह रहे हैं कि गलत साधन हमें कभी भी उद्देश्य तक, मतलब साध्य तक नहीं ले जा सकते। और जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, मतलब गांधी जी नैतिकता पे भी बहुत बल देते थे। वो कह रहे हैं
कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। मतलब गांधी जी एक आदर्शवादी विचारक थे। उनका जो है राजनीति में नैतिकता को लेकर के बहुत वो वकालत करते थे कि राजनीति जो है वो नैतिक हो। हालांकि अब वर्तमान समय में एकदम इसकी उलट धारणा आपको राजनीति में देखने को मिल रही है कि अगर राजनीति में सब कुछ है लेकिन नैतिकता ही नहीं दिखती है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने राजनेताओं का स्टेटमेंट देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से चुनाव के समय ये कितनी अनैतिक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। खुले कान पर मतलब कान खुला रखें और मुंह बंद रखें, मतलब कान सुने सबकी लेकिन कुछ बोलना नहीं है। और 1 वर्ष के लिए किसने आदेशित किया था? तो आप सभी समझ रहे हैं कि भाई गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोखले थे, तो गोखले ही उनको आदेशित कर सकते हैं। और ये वाकई में इन्होंने 1 वर्ष तक अपने गुरु की आज्ञा का पालन भी किया। और इन्होंने जब अपना स्पीच दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ जब बोला तो बहुत धमाकेदार बोला। और अब उनके बोलने पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो विषेत्तर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जनवरी 15 में आते हैं और 16 में क्या है, 16 तक ये शांति रहते हैं। लेकिन 16 में जब ये इनका पहला जो जन भाषण होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, बीएचयू का जो उद्घाटन होता है 1916 में होता है, आप सभी जानते हैं। और इसमें गांधी जी भी इनवाइट किए जाते हैं। और जब ये बोलते हैं तो बहुत लोगों को सांप सूंघ जाता है। और आप लोगों को वो स्पीच जो है इंटरनेट पे भी है या कई बुक में भी आपको पढ़नी चाहिए कि गांधी जी ने कितना बढ़िया बोला था। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। जल्दी से आप लोग बताइए। ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, बने रहिए। जल्दी से आप लोग इसे बताइए। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, एकदम सही है, ये सही थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये प्रयास जो है ये राजकुमार शुक्ल द्वारा किया जाता है, जो चंपारण के ही एक किसान थे, उनके द्वारा किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। और थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, ठीक है। यहाँ गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी, देखिए ये तो स्टेटमेंट में ही है कि जेबी कृपलानी, सहयोगियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, फिर महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि भी शामिल थे। तो अब इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है कि उस समय जब ये चंपारण में जाते हैं 1917 में, तो उस समय इनके सहयोगी कौन थे? तो कृपलानी तो थे ही। और ये इस कृपलानी जो है वो पेशे से शिक्षक थे। और एक बार ये भी पूछा गया है कि इनके सहयोगियों में कौन जो है पेशे से शिक्षक था। तो शिक्षक कृपलानी भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, ये तो वकील भी थे और शिक्षक भी थे। महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि शामिल थे। अब फिर दूसरा जो पॉइंट है कि चंपारण कृषि जांच समिति के, देखिए जब चंपारण में एक जांच समिति जब बैठती है, जब गांधी जी वहां जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं, तो वो कहानी आप लोग सभी जानते हैं कि पहले तो जो वहाँ का जिला कलेक्टर रहता है वो तो कहता कि गांधी जी से कि आप जाइए यहाँ से,
लेकिन और उसको ये अंदाज़ा भी था कि हम कह देंगे तो इसके पहले जो नेता लोग होते थे विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन वो सरकार से टकराहट मोल नहीं लेते थे, वो अपनी चीज़ों को रख के फिर वापस हो जाते थे। लेकिन गांधी जी का तो दूसरा ही था, तो गांधी जी ने कहा, जब उसने कहा कि आप जाइए, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, और बहुत ही विनय, बहुत ही तरीके से विनम्रता पूर्वक कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं कोई अहंकार है या कुछ ऐसा नहीं। अब कोई कह रहा कि हम नहीं जाएंगे, तो कलेक्टर भी घबराया, वो अपने गवर्नर से पूछा, गवर्नर ने कहा कि अरे मतलब किस व्यक्ति से तुम उलझ रहे हो, और वो उनको दक्षिण अफ्रीका का इनका इतिहास बताया कि यार दक्षिण अफ्रीका में ये तो हमारा हम लोगों के नाकों चने चबवा दिए थे, तो जल्दी से सेटलमेंट करो और इनको जो है चंपारण से भेजो। तो फिर एक जांच समिति बैठती है, और उस जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वो FG स्लाई थे। ये ध्यान रखना है कि समिति के अध्यक्ष कौन थे, स्लाई थे। अब कई बार पूछा गया कि इसके सदस्य कौन थे, तो इसके सदस्यों में देखिए DJ रीड, ये नाम याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी तो थे ही, LC अदामी, हरिप्रसाद नारायण सिंह एवं G रैनी थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप देख लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फैक्चुअल हो रहा है, देखिए क्या करिएगा, प्रीलिम्स जो है वो प्रीलिम्स में फैक्ट पूछता ही पूछता है, तो इसका एक ही विकल्प है कि आप जो है इसको रिवीजन करते रहिए, इसको बार बार, चूंकि हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसका PDF आप वहां से ले लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करिए। अगर 3 बार आपने रिवीजन कर लिया तो फिर ये आपका अपना हो जाएगा, ये कभी गलत नहीं होगा। और कुछ बनने के लिए, इतने बड़ी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सपने भी तो बड़े हैं। यदि सपने बड़े हैं तो उसी हिसाब से परिश्रम भी बड़ा होना चाहिए। ये वही है कि अगर कलाम जी का एक अच्छा कथन है, कलाम जी ने कहा था कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी होगा, तो सूर्य की तरह तपने का प्रयास करिए तो सूर्य की तरह जरूर चमकेंगे। चलिए, फिर महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का NG रंगा ने विरोध भी किया था। अब आपसे पूछ लेगा कि किसने जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो NG रंगा जो है इन्होंने विरोध भी किया था, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। आगे आइए, हमारा लास्ट प्रश्न है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, जल्दी से आप लोग बताइए। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, कि खेड़ा में अगर उन्होंने जो सत्याग्रह किया था किसानों के लिए तो उन्होंने क्यों किया था। आप लोग इसको बताइए कि पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है। और इसमें देखिए, इसमें जो है जिन लोगों ने इसको ए बताया वो एकदम सही है। इसका जो है पहला स्टेटमेंट ही सही है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, जबकि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दी जाए। ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें पहला ही होगा। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। खेड़ा आंदोलन 1918 में, देखिए ये समय याद रखिएगा, 1918 में प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों की लगान अदा करने में असमर्थ होने, कि 1918 में क्या होता है, गुजरात में खेड़ा एक जगह है, वहाँ प्लेग फैल जाता है और अकाल पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के कृषक थे वो लगान नहीं दे पा रहे थे और सरकार लगान में छूट नहीं दे रही थी। मतलब इनका ये बताना था कि भाई प्लेग फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, लोग भूखों मर रहे हैं, अकाल की स्थिति है, आप लगान जो है लगान में छूट दे दीजिए, फिर जब अन्न का उत्पादन होगा तो हम जमा कर देंगे। लेकिन सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया। सरकार बर्बरता पूर्वक कठोरता से लगान वसूल करने का प्रयास करती है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। और सरकार के इस आदेश के और फिर गांधी जी ने सुझाव दिया कि जब तक लगान में छूट नहीं मिले वे लगान देना ही बंद कर दे। गांधी जी का क्या गजब का हथियार था कि अगर आप हमको छूट नहीं देंगे तो हम आपको लगान ही नहीं देंगे। और फिर वही था कि यहाँ भी जो है वो सरकार बैकफुट पे आई, क्योंकि आप लगान वसूल
किससे पाएंगे? सोचिए, जिसके जो खुद खाने बिना मर रहा हो, आप कैसे उससे ले सकते हैं? तो वही स्थिति थी, सरकार बैकफुट पे आ जाती है और सरकार एक आदेश पारित करती कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाएगा जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं। मतलब सरकार ने कहा ठीक है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, जिनके यहाँ अन्न की व्यवस्था नहीं है, वो लगान ना दे। हाँ, लेकिन वो लोग लगान दें भाई, कुछ बड़े भी जमींदार वर्ग के लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, व्यवस्था थी, तो वो दे। मतलब इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन रखी कि जिनकी स्थिति खराब है वो नहीं दे, लेकिन जिनकी स्थिति ठीक है वो ज़रूर जमा करें। तो गांधी जी को भी लगा ठीक है, ये मानवीय रास्ता है, और फिर उसके बाद वो अपने आंदोलन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो यही था खेड़ा आंदोलन, 1918 में होता है, गुजरात में होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिए। इस आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी गांधी जी के साथ थे। देखिए आजकल क्या है ना कि कमीशन जो है ये पूछ ले रहा है कि किस आंदोलन से कौन संबंधित था। तो गांधी जी तो थे ही, सभी को पता है। अब ये पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इंदु याग्निक, जेबी कृपलानी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी वो चंपारण से थे, खेड़ा से कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। तो आज का जो प्रश्न है उसका उत्तर यहीं तक था। चलिए आगे थोड़ा सा आप लोग कुछ और देख लीजिए, अभी जाइएगा नहीं। देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़िए। और इससे जुड़ने का सबसे बड़ा कारण फ़ायदा तो ये है कि आपको इसका PDF जो भी मैंने पढ़ाया है वो यहीं मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आप वहाँ अपने उत्तर को लिख के भेजिए, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे। तो ये टेलीग्राम बहुत ही लाभदायक, इससे जुड़िए। दूसरा, ये हमारे YouTube चैनल है समृद्धि IAS का, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है, तो इसे ज़रूर आप लोग शेयर करें। और फिर आगे एक सूचना और, अभी जाइएगा नहीं। देखिए यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा आधुनिक भारत से PT का ये कोर्स चल रहा है, और हमारा जो आज का लेक्चर था वो लेक्चर 10 था। हमारा जो 9th लेक्चर था वो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन को लेकर के था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यदि आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। वैसे महत्वपूर्ण तो सभी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास की कितनी भूमिका होती है, इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में। तो इतिहास को इग्नोर करके अगर कोई परीक्षा सोचे कि हम पास कर लेंगे तो फिर वो परीक्षा ही उसको इग्नोर कर देगा। तो आपको यहाँ बने रहना है, और हम इतने साइंटिफिक तरीके से करवा रहे हैं, आप लोग को लग भी रहा होगा। तो अभी ज़्यादा हमारा क्लास गया भी नहीं है, पीछे के 7, 8, 9 वीडियो हैं, और वो कोई 40 मिनट का है, कोई 35 मिनट का है। तो आप चाहें तो उसको एक दिन में या 2 दिन में कवर भी कर सकते हैं, तो पीछे देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल शाम को पुनः 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।